है मगध उत्कर्ष जो है, इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। मगध उत्कर्ष के बारे में जो है हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। देखिए, सबसे पहले बृहदत्त वंश के बारे में अगर हम लोग देखें तो महाजनपद काल के सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है, जिसको बृहद वंश के नाम से जानते हैं, इस वंश का संस्थापक बृहदत्त था। ठीक है, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो हुआ जरासंध हुआ, जिसने कृष्ण से लड़ाई लड़ी थी, जो अंक का था। ठीक है, देखिए इस वंश के सबसे अंतिम जो शासक था, बार बार पूछता है तो ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था रिपुंज। ठीक है, यानी कहने का मतलब है रिपुंज जो था बृहद वंश की सबसे अंतिम शासक था। उसके बाद कहने का मतलब है उसी के समय के बाद एक कहने का मतलब है इसी के दरबार में रहता था, जिसका नाम था बिंबिसार, है ना। और यहीं से एक वंश का उदय हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं हड़यक वंश। ठीक है, तो हड़यक वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, तो याद रखिएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो हड़यक वंश का क्या था, संस्थापक था। देखिए हड़यक वंश की अगर हम लोग देखें तो इसमें मगध साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो इसमें कहने का मतलब है पाटलिपुत्र हो गया, राजगिरी हो गया, ये इसकी कहने का मतलब है एक क्षेत्र में क्या है फैली हुई थी। वैशाली, बज्जी, ये सब जो क्षेत्र था, ये सब में जो है ये फैला हुआ क्षेत्र था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया, है ना। और पहला शादी 3 शादी किए थे, यानी बिंबिसार ने अपनी शादी, जो देखता था कि जो राजा जो है उसकी अगर पुत्री है या बहन है ना, उस राजकुमारी से जाकर बिंबिसार क्या करता था, शादी कर लेता था, जिसके कारण वह राजा खैर तो उसके क्षेत्र के अधीन हो जाता था, या कहने का मतलब है इससे लड़ाई ये सब नहीं लड़ता था, उस क्षेत्र से यह सुरक्षित हो जाता था। तो बिंबिसार ने 3 विवाह किया था, ध्यान रखिएगा। पहला जो विवाह किया था लिच्छवी कुमारी चेलना से किया था। दूसरा जो विवाह किया था कौशल राजकुमारी कौशला देवी से, जिसमें दहेज में काशी से प्रतिवर्ष जो है आय देने का निर्धारण हुआ था। यानी राजकुमारी कौन थी, कौशला देवी। ठीक है ना, काशी से जितना आय प्राप्त होता था वह सारा आय कहने का मतलब है निर्धारण हुआ दहेज के रूप में। तीसरी है मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से इसकी शादी हुई थी। तो कहने का मतलब बिंबिसार जो है वह, ध्यान रखिएगा, 3 शादियाँ की। पहला जो है लिच्छवी राजकुमारी से की थी, जिसका नाम चेलना। दूसरी जो है कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से, जहाँ दहेज के रूप में काशी से उसको आय प्राप्त होता था। और मद्रकुल की जो है राजकुमारी क्षेमा, उससे शादी किया था। उसके बाद कहता है कि बिंबिसार ने गृहवर्ज को अपनी राजधानी, जिसको राजगिरी आज हम लोग कहते हैं, वह राजधानी बनाया था। यानी बिंबिसार हड़यक वंश के समय राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा राजधानी जो थी वह आपको गृहवर्ज थी। बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया, वहाँ का प्रशासक अजातशत्रु बना। और कहने का मतलब है अंग जो क्षेत्र थे उसको जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया, और वहाँ के जो शासक था वह कौन बना, तो ध्यान रखिएगा उसका पुत्र अजातशत्रु। बिंबिसार के दरबार में एक बहुत बड़ा राजवैद्य था, जिसने अवंती के राजा चंद्रप्रदोप को इलाज के लिए गया था। बहुत बड़ा राजवैद्य था, इलाज ये सब करता था। इसकी मृत्यु जो है अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व में कर दिया। यानी कहने का मतलब है पिता की हत्या जो है किसने कर दिया, यानी पुत्र के द्वारा ही बिंबिसार की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में शासक बना। पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बना, जिसके कारण इसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है। यानी पूछेगा कि इतिहास में कौन से शासक को पितृहंता के नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु। अन्य नाम इसका कुनिक भी था, कुनिक भी नाम से लोग जानता था। अगला है शासक बनने के पूर्व अजातशत्रु अंग के प्रशासक था। हम लोग जानते हैं जब बिंबिसार ने अंग के क्षेत्र को जीता था, तो अंग के क्षेत्र को जीतकर वहाँ का जो राजा है वह किसको बना दिया था, तो अजातशत्रु को बनाया था। ठीक है, अजातशत्रु ने गंगा सोन के संगम पर सैनिक छावनी के रूप में पाटली ग्राम यानी पाटलिपुत्र नाम दिया था। यानी सैनिक रखता था, गंगा के उस पार भी इसका क्षेत्र था और गंगा के इस पार भी क्षेत्र था, तो यहाँ पर सैनिकों को रहने के लिए एक छावनी बनाया था, और उस छावनी को पाटलिपुत्र या पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ध्यान रखिएगा अजातशत्रु ने बज्जी के खिलाफ रक्त मुसल और महाकंटक, बहुत बार पूछता है, यानी ध्यान रखिएगा ये 2 कहने का मतलब है रथ मुसल और महाकंटक नए हथियार का प्रयोग किया था, और बज्जी को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यानी बज्जी जो क्षेत्र थे इस बज्जी को भी मिलाकर अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर उसकी पुत्री वजीरा से शादी किया, और काशी से जो आय प्राप्त होता था
काशी से जो आय प्राप्त होता था उस पर पुनः अधिकार कर लिया, क्योंकि पिता को अगर मार देगा तो काशी से जो आय था वह बंद हो गया, ठीक है। तो उस पर अजातशत्रु हमला कर दिया, क्योंकि अगर किसी के, क्योंकि ये अपने पुत्र को, पिता को ही मार दिया, जिसके कारण इसको काशी से भी झगड़ा हो गया, क्योंकि काशी में इसकी दूसरी माँ है ना, यानी जिसे शादी 3 शादियाँ किया था तो उसमें कौशला देवी भी थी। तो वहाँ से करने का मतलब अजातशत्रु का क्या हुआ, आय बंद हो गया, तो वहाँ पर पुनः अटैक हो गया। अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसी समय प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजन किया गया था। तो पूछेगा, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय जो है या बाद जो है, यानी प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा अजातशत्रु के समय किया। अब इसका उदयन के या उदयभद्र जिसको कहते हैं, उदयन पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, उदयन जो है वह पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखना है, यानी उदयन ने किया था। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, यानी याद रखिएगा हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। याद रखना है, यानी कहने का मतलब है नागदशक था। ये हर्यक वंश का जो है वह अंतिम शासक था। अब देखिए यहीं से एक और वंश का उदय हुआ, यानी कहने का मतलब जिसको हम कहते हैं शिशुनाग वंश। ये शिशुनाग वंश की चर्चा होती है, ठीक है। एक जो वंश आया जिस वंश को हम लोग कहते हैं, यानी कहने का मतलब है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की हम लोग बात करेंगे, यानी कहने का मतलब है शिशुनाग वंश की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए शिशुनाग वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा, यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसने कौशल अवंती को क्षेत्र को जीतकर कहाँ मिला लिया था, मगध में। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। और अपनी कहने का मतलब है पाटलिपुत्र से स्थानांतरण करके अपना वैशाली ले आया था। देखिए कालाशोक, कालाशोक जो है, कालाशोक है ना द्वितीय, ये बहुत प्रतापी इसमें का करने का मतलब शासक था। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में, क्योंकि उस समय मगध की जो राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, यानी मगध की जो राजधानी थी, मगध की राजधानी जो थी, ध्यान रखना है, वह कहाँ था, तो याद रखना है, यानी कहने का मतलब वैशाली में। इसलिए द्वितीय बौद्ध संगीति पूछेगा कि आयोजन कहाँ हुआ, तो ध्यान रखना है, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह वैशाली में हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः जो है वह पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। तो पूछेगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र से पुनः अपनी राजधानी को स्थानांतरण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। याद रखिएगा, ये शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था नंदीवर्धन। इसके बारे में कहा जाता है कि एक नाई था, ठीक है। और कहने का मतलब है इसकी जो पत्नी कालाशोक बहुत सुंदर थी, उस पर कहने का मतलब फिदा होने के कारण, या जो कहिए बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसके वजह से इसकी हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पर जो है एक और वंश जिसको हम लोग कहते हैं नंदवंश, नंदवंश का उदय हुआ किसके द्वारा, महापद्मनंद, है ना। ये गैर क्षत्रिय शासक था। इसे उग्रसेन एकारक वकाटक, है ना, उसके बाद सर्व छत्रानान की उपाधि जो है वह दिया गया। नंदवंश यही है, इसकी साम्राज्य है, इसी प्रकार से फैला हुआ है। देखिए मथुरा हो गया, काशी, कौशल, चंपा, पाटलिपुत्र, अंग, वैशाली सब आ गया था। उज्जैन, कौशल, ये सारा जो क्षेत्र है इसके अधीन जो है आ गया था। इधर सिंधु नदी से लेकर हिमालय से लेकर, ठीक है, इस प्रकार से ये कलिंग, उड़िया, ये सब छूट गया था, ये सब नीचे रह गया था। तो ये सारे क्षेत्र में करने का मतलब है इसकी शासन व्यवस्था हो गई थी। महापद्मनंद ने पंचाल, पुरुष, सूरसेन, कलिंग आदि क्षेत्र पर भी अपना अधिपत्य स्थापित किया था। और बाद में ये सारे जो क्षेत्र है इस सब क्षेत्र को धीरे धीरे करके मिला लिया था, यानी ये सारे क्षेत्र को बाद में मिला लिया था जीतकर। उसके बाद अगर देखें, ये भी प्रतापी था। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह घनानंद था। याद रखिएगा, घनानंद जो था नंदवंश का अंतिम शासक। घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर जो है आक्रमण कर भारत पर तो विदेशी आक्रमण की बात करते हैं, ईरान का आक्रमण, भारत पर सर्वप्रथम ईरान का विदेशी आक्रमण हुआ। ईरान के हकमनी साम्राज्य का राजा साइरस, ठीक है, ये जो है भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर पहला आक्रमण डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम ने पाकिस्तान के क्षेत्र तक जीता था। यूनान का आक्रमण सिकंदर किया था, देखिए। उसके बाद उसका जो पिता था फिलिप, और राजा जो था उस समय का मैसेडोनिया,
अरस्तु कहाँ के राजा थे? याद रखिए मैसेडोनिया के। और इसका गुरु जो थे, ध्यान रखिएगा, गुरु जो थे अरस्तु थे। राजा पोरस झेलम यानी बितस्ता नदी के किनारे हाइडेप्सिस का युद्ध जो है वह हुआ था, जिसमें पोरस की हार हो गई थी। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि नंद वंश के जो शासक घनानंद थे उसके पास हाथी वाला सेना जो था वह काफ़ी विख्यात थे, जिसके वजह से उसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था इसकी मृत्यु जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी पत्नी रुक्सोना थी, याद रखिएगा, रुक्सोना इसकी पत्नी थी। अब महाजनपद काल की विशेषता हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।